लोगों की बुनियादी ज़रूरतों में रोटी, कपड़ा और मकान में सबसे महत्वपूर्ण है रोटी। देश में भूख मिटाने के लिए ज़रूरी है कि गेहूं की उन्नत खेती किए जाए। अगर हम बिहार में गेहूं की पैदावार के बारे में बात करें तो बिहार में गेहूं का क्षेत्रफल लगभग 2.2 मिलियन हेक्टेयर है और उत्पादन 5.3 मिलियन टन है और इसकी उत्पादकता 23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। सफ़र की शुरुआत में कभी मंजिल को तलाशता हूँ तो कभी रास्ते को निहारता हूँ। हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है, हम सभी जानते हैं कि बिहार विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। बिहार और विकास दो पर्यायवाची शब्द बन चुका है। बिहार विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है और आज बिहार जो प्रगति कर रही है उसमें कृषि का अहम भूमिका है। बिहार के विभाजन के बाद बिहार के प्रगति के लिए एक ही ऑप्शन बचा था, जो है कृषि। कृषि किसानों की पेशा है। किसान गांव में रहते हैं और किसानों की जीवन जीने का एक जरिया है। कृषि हमारे राज्य के अर्थव्यवस्था का रीढ़ भी है। कृषि हमारी संस्कृति और सभ्यता का परिचायक भी है। कृषि किसानों की पेशा है। किसान गांव में रहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि अगर गांव चमकेगा तो किसान चमकेगा, किसान चमकेगा तो कृषि चमकेगा, कृषि चमकेगा तो राज्य चमकेगा, राज्य चमकेगा तो देश चमकेगा। बिहार की बहुसंख्यक आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिए कृषि के विकास के बगैर कोई भी विकास कतई संभव नहीं है। आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा प्रगति किसी क्षेत्र में हुई है तो उसमें कृषि का प्रमुख स्थान है। एक वक्त था जब हम आयातित अनाज पर निर्भर थे, लेकिन आज हम खुद खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हैं और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता किसी भी राज्य की सफल कुंजी के रूप में देखा जाता है। बिहार राज्य में रबी मौसम में उगाए जाने वाले फसलों में से गेहूं एक प्रमुख फसल है और हम सभी हरित क्रांति से रूबरू भी हैं, अवगत भी हैं। हरित क्रांति को गेहूं क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। चूँकि हरित क्रांति से ही हमने खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर आई है, इसीलिए और हरित क्रांति में गेहूं की उपज का या गेहूं की खेती का अहम भूमिका है, इसीलिए हरित क्रांति को भी हम गेहूं क्रांति के रूप में जानते हैं। गेहूं हमारे राज्य में तकरीबन 22 लाख हेक्टेयर्स भूमि में होती है, जिससे करीब 55 लाख टन गेहूं प्राप्त होती है और राज्य की औसत उपज तकरीबन 21-22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर्स है, जो कि अन्य राज्य की तुलना में यहाँ तक कि राष्ट्रीय औसत उपज से भी काफ़ी कम है। यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं कि हम गेहूं की उपज और उत्पादकता को बढ़ाएं। गेहूं की उपज और उत्पादकता को बढ़ाने का कई कारण हैं। किसान भाई अगर वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे तो निश्चय और निश्चित ही अपने उपज और उत्पादकता को बढ़ा सकेंगे। बिहार राज्य में गेहूं की खेती दो परिस्थितियों में की जाती है, एक असिंचित और दूसरी सिंचित परिस्थितियों में। वहीं असिंचित गेहूं की बुआई मुख्यतः वर्षा पर ही आधारित होती है, जबकि दूसरी तरफ सिंचित अवस्था को भी दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक सिंचित जो कि सामयिक होती है और दूसरी सिंचित जो कि विलंब से, यानी कि सिंचाई के साधन तो हैं लेकिन सिंचाई विलंब से होती है। बिहार में गेहूं की बुआई अक्सर धान काटने के बाद ही होती है, जिसके चलते गेहूं की बुआई में विलंब होना लाजमी हो जाता है और इसका विपरीत प्रभाव उपज पे पड़ता है। कहते हैं कि इसकी बुआई निर्धारित अवधि के बाद करने पर हर रोज लगभग 1 से 1.5% की उपज में कमी हो जाती है।
तो किसान भाई, हम अब बात करेंगे समय अनुकूल और विभिन्न परिस्थितियों के मुताबिक गेहूं के अनुशंसित किस्मों के बारे में। आइए अपने वैज्ञानिक महोदय से जानते हैं गेहूं के अनुशंसित किस्मों के बारे में। गेहूं की खेती बिहार राज्य में विभिन्न परिस्थितियों में की जाती है। एक परिस्थिति है सिंचित अवस्था में समय पर बुआई, दूसरी अवस्था है सिंचित समय पर देर से बुआई, तीसरी अवस्था है कि असिंचित अवस्था, जहां पर सिंचाई की कोई साधन नहीं है। पूरी खेती मॉनसून पर निर्भर करती है। तो मैं अब अनुशंसित प्रभेद जो समय पर सिंचित अवस्था में जो अनुशंसित प्रभेद है वो है HD 2733, K 9107, PBW 343, PBW 443, CBW 38, CBW 39। ये सारे किस्म सिंचित अवस्था में समय के लिए अनुशंसित है। दूसरी अवस्था है सिंचित अवस्था में देर से बुआई के लिए। जो अनुशंसित प्रभेद है वो है आपका NW 1014, NW 2036, DBW 14, HD 2643। ये सारे प्रभेद अनुशंसित है सिंचित अवस्था में देर से बुआई के लिए। तीसरी अवस्था है असिंचित अवस्था, जहाँ पर सिंचाई की कोई समुचित साधन नहीं है। ऐसी अवस्था में जो अनुशंसित प्रभेद है वो है C 306, HD 88, K 8027। ये सारे प्रभेद अनुशंसित प्रभेद हैं जो कि असिंचित अवस्था के लिए अनुशंसित है। ये एक नॉन मॉनिटरी इनपुट्स है, इसमें कहीं कोई लागत नहीं लगती है। सिर्फ अपने तजुर्बे के आधार पर अगर हम सही वक्त पर बुआई कर ले तो निश्चित रूप से देर से बुआई करने के बाद जो हानि होती है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। सिंचित अवस्था में समय पर बुआई के लिए जो अनुशंसित समय है वो है, हम कहते हैं 15 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक इसकी बुआई अवश्य पूरा कर ले। ये भी कहा गया है कि अगर हम 25 दिसंबर के बाद में गेहूं की बुआई करते हैं तो प्रतिदिन 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपज में कमी आ जाएगी। इसीलिए इस पर ध्यान जरूर दें कि जैसा जैसा आपकी परिस्थिति है और जो समय अनुशंसित है उसी समय पर आप बुआई करें। दूसरी अवस्था है सिंचित अवस्था में देर से बुआई के लिए। इनका सही वक्त है 1 दिसंबर से लेकर अंतिम दिसंबर तक। इसी वक्त जो अनुशंसित किस्म है उनकी बुआई कर लेनी चाहिए। असिंचित अवस्था में सही बुआई का वक्त है अक्टूबर के लास्ट सप्ताह से लेकर 10 नवंबर तक। ये उनकी सही समय है। सिंचित अवस्था में समय पर बुआई के लिए जो बीज दर है उसका है 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर लेनी चाहिए। देर से बुआई के लिए 125 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर का इस्तेमाल करना चाहिए। असिंचित अवस्था के लिए 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करनी चाहिए। सिंचित अवस्था में समय पर बुआई के लिए जो बुआई का दूरी है वो हम लोग 20 सेंटीमीटर, रो टू रो जिसको हम कतार से कतार की दूरी कहते हैं वो 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। देर से बुआई हेतु भी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए कतार से कतार की दूरी। और अगर असिंचित करते हैं तो उसमें हम 18 सेंटीमीटर की दूरी रखें। किसान भाइयों, ये तो रही बात गेहूं की विभिन्न परिस्थितियों में किस्मों के चुनाव के बारे में। आपने जाना कि असिंचित और सिंचित यानी कि समय पर बुआई के समय और एक सिंचित जो कि विलंब से बुआई के समय आप कौन कौन से प्रभेदों का चयन करें और उन प्रभेदों का बोने का उपयुक्त समय क्या है, ये भी आपने जाना। साथ में बीज दर के बारे में भी आपने जाना कि आप अगर 1 नवंबर से लगा रहे हैं तो आपका बीज दर कितना होना चाहिए। वहीं कतार से कतार की दूरी में भी आपने जाना कि प्रत्येक प्रभेदों के लिए कतार आपको अलग अलग अनुशंसित किए गए। चलिए अब आगे की बात हम करते हैं और वो है बीजोपचार और बिजाई के तरीकों के बारे में। गेहूं के बुआई से पहले बीज की अंकुरण क्षमता की जांच जरूर कर लेनी चाहिए। अगर बीज उपचारित नहीं है तो बुआई से पहले बीज को फफूंदीनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए।
क्या है बीजोपचार के तरीके और बीजोपचार के बाद कैसे करें बिजाई, आइए जानते हैं वैज्ञानिक महोदय से। बीज एक कॉस्टली इनपुट्स है, यानी इसमें काफ़ी लागत लगती है, इसलिए हमें चाहिए कि और बीज अच्छी या सफल खेती के आधारभूत ज़रूरतें भी है। इसलिए बीज बुआई करने के पहले किसान भाई हमेशा बीज को अनुशंसित दवा से उपचारित कर ही बोए। बीज बुआई के पहले जो दवा अनुशंसित की जाती है वो या तो बेविस्टिन है, या तो बेविस्टिन जिसे हम कार्बेंडाजिम के नाम से भी जानते हैं, और एक है विटावेक्स जो कि कार्बोक्सिन है। ये दो दवा से 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से इसकी उपचारित करनी चाहिए। ये जो दवाएं बताई गई है, एक बेविस्टिन है और एक विटावेक्स है, इसकी 2.5 ग्राम मात्रा 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर जमीन पर सही नमी होने पर ही बुआई करें। एक बात यह है, ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़्यादा गहराई पर बुआई कभी नहीं करनी चाहिए। गेहूं की बुआई हमेशा 4 से 5 सेंटीमीटर गहरी ही करनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर डीप बुआई करेंगे तो उसमें हमारा अंकुरन प्रभावित हो जाएगी। बीज बुआई के पहले ये भी सुनिश्चित करना होगा कि इसकी अंकुरन क्षमता सही है या नहीं। तो अंकुरन क्षमता सही होने पर ही सही दवा से उपचारित कर इसकी बुआई करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, जाना आपने बीजोपचार के तरीके के बारे में और साथ में बिजाई आप कैसे करें, यानी इसकी बुआई कैसे करें, इसको आपने सिलसिलेवार जाना डॉक्टर एम हक से। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। गेहूं में खाद और उर्वरकों के व्यवहार के बारे में है। अधिक उत्पादनशील प्रभेदों की सिंचित अवस्था में समय से बुआई के लिए आप कितना नेत्रजन डालें, कितना स्फूर डालें और पोटास की मात्रा आपकी प्रति हेक्टेयर क्या होनी चाहिए, आइए जानते हैं इस विषय पर। सिंचित अवस्था में समय पर बुआई के लिए जो अनुशंसित खाद है वो है 120 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर और 40 किलोग्राम पोटास। 120 किलोग्राम नेत्रजन देने के लिए हमें तकरीबन 261 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर का इस्तेमाल करना चाहिए। 60 किलोग्राम स्फूर देने के लिए करीब करीब 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल करना चाहिए और 40 किलोग्राम पोटास देने के लिए कम से कम 67 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास का इस्तेमाल करना चाहिए। सिंचित अवस्था में देर से बुआई के लिए जो अनुशंसित मात्रा है खाद और उर्वरक का वो है 80 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर और 40 किलोग्राम पोटास। असिंचित अवस्था के लिए 40 किलोग्राम नेत्रजन, 20 किलोग्राम स्फूर और 20 किलोग्राम पोटास। तो किसान भाइयों, जाना आपने कि गेहूं में उर्वरकों की मात्रा और प्रयोग विधि क्या है। इसके लिए आपने जाना कि 120 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर और 60 किलोग्राम स्फूर प्रति हेक्टेयर और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। उर्वरकों के बाद बात आती है सिंचाई प्रबंधन के बारे में। किसान भाइयों, अच्छी पैदावार के लिए आवश्यक है कि समय पर फसल की सिंचाई की जाए। इससे फसल में गाभा के समय और दानों में दूध भरते समय सिंचाई अनुशंसित की जाती है। जाड़े के मौसम में वर्षा हो जाने पर सिंचाई की मात्रा कम भी कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमेशा हल्की सिंचाई करना चाहिए। तेज हवा में सिंचाई करने से वैज्ञानिक मना करते हैं। वहीं खेत में 12 घंटे से अधिक देर तक पानी जमा करने की मनाही होती है। सिंचाई के क्या तरीके हो सकते हैं और कितने दिनों बाद आप पहला सिंचाई दें, कितने दिनों बाद आप दूसरी सिंचाई दें, तीसरी सिंचाई की क्या उपयुक्त समय है, आइए जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि पानी हमें सही मात्रा में और सही वक्त पर उपलब्ध नहीं हो पाती है। हमारे पास सिंचाई की समुचित साधन नहीं है, इसलिए जो भी साधन है संसाधित साधन को बेहतर इस्तेमाल करके जल उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं। इसी को हम जल प्रबंधन कहते हैं। गेहूं में हमारे राज्य में मुख्यतः 3 या 4 सिंचाई की ज़रूरत होती है।
अगर हमारे पास 3 सिंचाई देने के साधन है तो हम पहली सिंचाई बुआई के 21 से 25 दिन के बाद करें, दूसरी सिंचाई 60 से 65 दिन के बाद करें और तीसरी सिंचाई 80 से 85 दिन के बाद करें। अगर हमारे पास 4 सिंचाई देने के साधन हैं तो हम पहली सिंचाई 21 से 25 दिन के बाद करें, दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन के बाद करें, तीसरी सिंचाई 65 से 70 दिन की बाद करें, चौथी सिंचाई 80 से 85 दिन के बाद करें। अगर हमारे पास एक ही सिंचाई देने की साधन है तो वे सिंचाई हमें बुआई के 21 से 25 दिन के बाद ज़रूर कर देनी चाहिए। अगर हमारे पास 2 ही साधन है, अगर हम 2 ही सिंचाई देने की स्थिति में हैं, वैसी स्थिति में पहली सिंचाई 20 से या 21 से 25 दिन की बाद और दूसरी सिंचाई करीब करीब 75 से 80 दिन के बाद करनी चाहिए। सिंचाई करने के वक्त ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी खेत में न लगा रहे, कहीं भी जल जमाव की स्थिति न बन जाए। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि किसान भाई अपने खेत को बुआई के पहले ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा समतल कर ले, जिससे एक समानांतर तरीके से पानी का बहाव और खाद का इस्तेमाल पौधा कर सकेंगे और जल की बचत भी होगी, जल उपयोगिता को बढ़ा भी सकेंगे और हमारे पास जो सीमित संसाधन है उसका बेहतर इस्तेमाल हो पाएगा। तो ये हुआ सिंचाई प्रबंधन। जहाँ तक सिंचाई देने का तरीका है वो हम लोग क्या करते हैं, अगर बहुत बड़ा ज़मीन है, बहुत बड़ा प्लॉट है, उसको छोटी छोटी क्यारी बना लेते हैं और उसमें बॉर्डर विधि से हम सिंचाई करते हैं। तो किसान भाइयों, जाना आपने कि सिंचाई यानी सही समय पर गेहूं की सिंचाई कितनी ज़रूरी है। आपको अच्छी उत्पादकता के लिए, जो कि अनुशंसित समय यानी कि जो एक सिंचाई है बुआई के 20 से 25 दिन बाद और 2 सिंचाई जो कि बुआई के 40 से 45 दिन बाद, 3 सिंचाई बुआई के 60 से 65 दिन बाद और 4 सिंचाई बुआई के 80 से 85 दिन बाद गेहूं के लिए अनुशंसित की जाती है। पहली सिंचाई आपको इसलिए बताई गई जो कि 20 से 25 दिन बाद यानी कि शीर्ष जड़ें उस समय निकलते हैं, और दूसरी जो सिंचाई है उस समय शीर्ष जड़ें निकलने के समय और दानों में दूध भरने के समय की जाती है। वहीं तीसरी सिंचाई जो कि बुआई के 60 से 65 दिनों बाद आपको अनुशंसित की गई, वो समय है शीर्ष जड़ें निकलते समय, जिस समय की कल्ले निकलते हैं और दानों में दूध भर जाते हैं। और अगली सिंचाई जो आपको अनुशंसित की गई वो है बुआई के 80 से 85 दिनों के बाद, यानी शीर्ष जड़ें निकलने के समय और कल्ले निकलने की अंतिम अवस्था में। ये तो रही बात सिंचाई की। हम गेहूं की उन्नत खेती के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं हम निकाय गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण के बारे में। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में खरपतवार के कारण उपज में 10 से 40% तक की कमी पाई जाती है। इसलिए खरपतवारों का नियंत्रण बहुत ही जरूरी है। गेहूं की फसल में कौन कौन से मुख्य खरपतवार होते हैं जिसका कि आपको निष्पादन यानी कि नियंत्रण बहुत जरूरी है। नियंत्रण के क्या तरीके हो सकते हैं, इस विषय के लिए आइए जानते हैं गेहूं के विशेषज्ञ डॉक्टर एम कुमार से ही। खरपतवार वैसे पौधे को कहते हैं, वैसे अनचाहे पौधों को कहते हैं जो मनचाहे फसल के साथ उग आते हैं और वे फसल के साथ ज़मीन के लिए, ज़मीन में उपलब्ध पोषक तत्व के लिए, ज़मीन में उपलब्ध नमी के लिए या फिर रोशनी के लिए प्रतिस्पर्धा करता हो। खरपतवार हमारे आवश्यक सस्य क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करता है, हमारे पास जो लागत है उसको बढ़ा देता है, फसल की उपज को कम करता है, साथ ही साथ फसल की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। इसीलिए ये हमारे फसल को हानि पहुंचाता है और आशा के अनुरूप हमें उपज नहीं मिल पाती है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि बुआई से लेकर 30 से 35 दिन तक खेत को यथासंभव खरपतवार से मुक्त रखें। इनमें जो आम तरीके से खरपतवार होते हैं वो ये है, 2 तरह के खरपतवार पाए जाते हैं। एक है सकड़ी पत्ती वाली खरपतवार, एक है चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार। सकड़ी
पत्ती वाली खरपतवार के लिए गेहूंसा, गेहूं का मामा या गुली डंडा ये प्रमुख खरपतवार है। ये फसल के बिल्कुल गेहूं के पौधे की तरह लगता है, लेकिन शुरू के दिनों में ये गेहूं के पौधों से बिल्कुल मिलता जुलता है। फ़र्क ये है कि गेहूं के पौधे के जो नीचे का तना है वे आपका हरा होगा और इसमें जो गुली डंडा का गांठें हैं वे गुलाबी कलर का होगा। इसी से किसान भाई इसको पहचान कर सकते हैं। खरपतवार का नियंत्रण या तो हम यांत्रिक विधि से कर सकते हैं, खरपतवार का नियंत्रण या तो हम रासायनिक विधि अपना के कर सकते हैं, खरपतवार का नियंत्रण सहफसली खेती को करके कर सकते हैं, खरपतवार का नियंत्रण हम अंतर्वर्ती फसल को उगाकर कर सकते हैं। यथासंभव अगर हमारा रासायनिक खरपतवार की बातें हैं, अगर हमारे पास सकड़ी पत्ती वाली खरपतवार है, उसके लिए हम आइसोप्रोटिरोन नामक दवा जो बाज़ार में उपलब्ध है, जिसको हम लोग एरेलॉन के नाम से भी जानते हैं, इसका 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के 30 से 35 दिन के अंदर ही छिड़काव कर दे। इसके अलावा हमारे पास क्लोडिनाफॉप जिसे हम टॉपिक कहते हैं, ये 15 वेटेबल पाउडर्स है, इसको 400 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के 30 से 35 दिन के बाद छिड़काव कर दे। दूसरी दवा है सल्फोसल्फ्यूरॉन जो लीडर के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है, इसका भी 33 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर 30 से 35 दिन के बाद छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा जो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है उसमें बथुआ है, कृष्ण नील है, ये सारे खरपतवार उसमें प्रमुख रूप में पाए जाते हैं। तो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार की रोकथाम के लिए जो दवा इस्तेमाल होता है वो हम कहते हैं 2,4-DE जिसे वीड वार के नाम से भी बाज़ार में उपलब्ध है। इसका करीब 1.25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दूसरी दवा है मेटासल्फ्यूरॉन जो एल्ग्रिप के नाम से आता है, इसका भी 20 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करते हैं। तो किसान भाइयों, जाना आपने गेहूं के प्रमुख खरपतवार और नियंत्रण की विधियों के बारे में। गेहूं की फसल में एक और महत्वपूर्ण पहलू पर हम आते हैं और वह है खड़ी फसल की देखभाल। जी हाँ, वैज्ञानिक मानते हैं गेहूं का गिरना यानी कि फसल उत्पादन में सीधा कमी आना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आप अगर खड़ी फसल की अच्छी देखभाल करते हैं तो इससे फसल की बर्बाद होने की गुंजाइश कम होती है। आइए जानते हैं कि कैसे आप खड़ी फसल की देखभाल करें और गेहूं अगर गिर जाए तो इससे क्या क्या आपको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। किसान भाइयों को चाहिए कि जब फसल आपकी खेत पर लगा रहे तो आप इसको रोज देखें और अपने परिस्थिति के मुताबिक उसका प्रबंधन करें। अगर खड़ी फसल पर कहीं अगर पोषक तत्वों की कमी नज़र आए तो उसमें यूरिया का उपरिवेशन करें। अगर कहीं रोग व्याधि का प्रकोप नज़र आए तो उसमें अनुशंसित जो दवाएं हैं उसका इस्तेमाल करें। हमेशा दवा का इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक ही करें, बहुत ज़्यादा ना होने पर ना करें। इसलिए ये ज़रूरी है कि सही समय पर और सही मात्रा में दवा और खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करें। तो किसान भाइयों, जाना आपने कि अपने गेहूं को गिरने से आपको बचाना चाहिए। अब हम आते हैं अंतिम पहलू जो कि है गेहूं की कटनी, दौनी और भंडारण के बारे में। इस पहलू को भी आप नजरअंदाज न करें क्योंकि आपकी पूरी मेहनत और पूंजी आपके अंतिम उत्पादन पर ही निर्भर करती है। इसलिए आपको कटनी, दौनी और भंडारण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। फसल पकने पर कब आपको कटाई करनी चाहिए और दौनी करने के बाद भंडारण के क्या क्या तरीके होते हैं, कितनी नमी होनी चाहिए, आइए इस विषय पर जानते हैं डॉक्टर एम हक से ही। फसल ज़्यादातर करीब 125 से
30 दिन में पककर तैयार हो जाता है। वो भी फसल पकने की अवधि विभिन्न प्रभेदों के अनुसार होता है, लेकिन ज़्यादातर फसल जो हम सही वक्त पर और सिंचित अवस्था में लगाते हैं वो 125 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाता है। फसल जब पूरी तरह से पक जाए तब उसकी सुबह में कटनी करनी चाहिए। कटनी करने के बाद उसको थ्रेसिंग करना चाहिए। थ्रेसिंग करने के बाद उसको सुखाकर जब बीज पर 10 से 12% नमी हो तभी इसकी भंडारण करनी चाहिए। तो किसान भाई, आइए अब हम जानते हैं गेहूं की उन्नत खेती में किन किन सावधानियों को बरतना जरूरी होता है। हम अनुशंसित किस्म का प्रभेद का ही चुनाव करें, क्योंकि गेहूं की बुआई विभिन्न दशाओं में होती है, इसीलिए विभिन्न दशाओं में जो अनुशंसित किस्म है वो किस्म का चुनाव करें। दूसरी बात यह है कि अनुशंसित किस्म का जो बीज हो उत्तम और सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का बीज को कई विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त करें। बीज बुआई के पहले उपचारित कर ले। बीज को सही वक्त पर बुआई करें, सही गहराई पर बुआई करें, संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक का इस्तेमाल करें, सही जल का प्रबंधन करें, खड़ी फसल पर आवश्यक पोषक तत्वों का भी प्रबंधन करें। खड़ी फसल पर लगने वाली कीड़े मकोड़े के बचाव के लिए सही वक्त पर और संतुलित मात्रा में जो दी जाती है दवाएं उसका उपचार करें। सही वक्त पर खेत को खरपतवार से मुक्त रखें। सही वक्त आने पर इसकी कटाई करें और कटाई करने के बाद सही मात्रा में बीज में जो हमारा मॉइस्चर है, नमी है, उसको सही मात्रा में लाने के बाद ही उचित भंडारण करें। उचित भंडारण करने के बाद फिर वो मार्केट में जाए और उसको सेल करे। यही हमारी इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से किसान भाई अपने फसल से आशा के अनुरूप उपज को प्राप्त कर लेंगे। तो किसान भाई, आज आपने जाना गेहूं की उन्नत खेती के बारे में। अगर इन अनुशंसित तरीकों से गेहूं की खेती करें तो निश्चित ही आप फायदे में रहेंगे।